गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज के अंदर 28 अगस्त के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं और इसमें द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। नाउ यहाँ पे इसे यूपीएससी के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, आपकी जो प्रिपरेशन है और इवेंचुअली जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम के बीच में कितने दिन रह गए, ऑफकोर्स आप ये काउंट करते होंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, कि जो हमने दिन में चीजें कवर करनी थी क्या वो हमने करी? जो हमने शेड्यूल बनाया था वो हमने किया? क्योंकि अगर एवरीडे बेसिस पे हम जितना भी शेड्यूल बनाया है, जो हम इजिली कवर कर सकते हैं, उसका सिर्फ 60% ही कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद आगे जाके डे बाय डे अगर हम ऐसा करते रहते हैं तो इवेंचुअली जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। जितना हम 100% अगर अपना नहीं दे रहे हैं उन दिनों के अंदर, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देन डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो भी 100% नहीं आ पाएगा। रिजल्ट में भी खामियां रहेंगी और हमारा नाम लिस्ट में नहीं होगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पे कितने दिन एग्जाम को रह गए वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप दिन में कितना दे सकते हैं, अपना कितना 100% दे सकते हैं और उसमें से कितना दे रहे हैं, तो वो आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है। चलिए न्यू मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो तानजी सेनगुप्ता ने हमें अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली, और चलते हैं टॉपिक्स देख लेते हैं आज के जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डीआरडीओ के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखेंगे। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स के ऊपर भी देखेंगे। देन पुलकलई के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईपीआई के बारे में देखेंगे। देन इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन है। ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर के बारे में, डिजी लॉकर के साथ इसका इंटीग्रेशन किया गया, इसको देखेंगे। किरण हेल्पलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेशनली डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। देन एस्ट्रोसेट को डिस्कस करने वाले हैं और देन फाइनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनाए और फाइनली सब कुछ इसको रिवाइज करेंगे। जो मार्किंग स्कीम है आप जानते हैं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है। 6 से कम स्कोर आता है तो उसे उसी वक्त ही रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और 6 या इससे ज्यादा स्कोर किया तो 24 आवर्स के बाद आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड टू रिव्यू द चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑल लैब्स ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की जितनी लैब्स है उसकी चार्टर ऑफ ड्यूटीज को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी किसने बनाई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या मानिक जोशी ने बनाई है, जी सतीश रेड्डी ने, अजीत कुमार ने, या फिर आर के अस्थाना ने? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ये जो पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई है, दिस कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जी सतीश रेड्डी। बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सेक्रेटरी हैं डीआरडीओ के और ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। ध्यान रखिएगा, ये 5 मेंबर्स की कमेटी होगी। जिसको हेड कौन करेगा? इसको हेड करेंगे प्रोफेसर वी राम गोपाल राव। ये कौन है? ये है डायरेक्टर आईआईटी दिल्ली के, ये इसको हेड करेंगे। इसके अलावा काम क्या किया जाएगा आप जानते हैं, जो भी लैब्स है डीआरडीओ की, वहां पे जो चार्टर और ड्यूटीज हैं उसको रिव्यू किया जाएगा इसके अंदर। यहां पे जो रिपोर्ट सबमिट करने की बात करी गई है, 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। इसमें बेसिकली होगा क्या, जितनी भी लैब्स है डीआरडीओ की जो काम कर रही है उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक लैब यहां पर, एक दूसरी यहां पर है और दोनों के अंदर सिमिलर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए, ओवरलैपिंग ऑफ टास्क को कम करने के लिए, रोकने के लिए ये पर्टिकुलर रिव्यू जो था वो काफी जरूरी था, जो कि अभी किया जा रहा है। आंसर हमारा बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। तो ईपीआई 2020 किसने लॉन्च किया? अभी रिसेंटली आया है। इसके अंदर क्या क्या डेटा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको किसने रिलीज किया है, कौन रिलीज करता है वो जरूर पता होना चाहिए। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको लेके आती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आती है इसे, नीति आयोग, या फिर आरबीआई? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे नीति आयोग जो है इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कंपेटिटिवनेस, दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 को लॉन्च किया है। हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा सी। कुछ इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें निकल के आई है। ईपीआई के बारे में एक क्वेश्चन और भी बनाया, वहां पर भी देखेंगे कि स्टेट्स वाइज कैसा इनके बीच में जो एक कंपटीशन होता है, वो जो परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है वो किस तरीके से रहा है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक का बेस्ट रहा है, उसे फॉलोड बाय किया है। उसके बाद किसका नंबर आया? उसके बाद चंडीगढ़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट
पुलिकलाई, पुलिकलाई के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है पुलिकलाई इज रिक्रिएशनल फोक आर्ट फॉर्म स्टेट ऑफ केरला। तो केरला का एक फोक आर्ट फॉर्म है ये, क्या पुलिकलाई हो सकता है। इट इज अ बाय एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो ये साल में 2 बार होने वाला एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स परफॉर्मेंस पेंटेड लाइक टाइगर्स एंड हंटर्स इन ब्राइट येलो, रेड एंड ब्लैक डांस टू द बीट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो परफॉर्मेंस होते हैं वो रंग बिरंगी पोशाकें डालते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डांस करते हैं, ये हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो पुलिकलाई की बात करी जाए तो ये कलरफुल पार्ट ऑफ ओनम सेलिब्रेशन है जो कि थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में काफी उत्साह से मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से वो सेलिब्रेशन जो यहाँ पे थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो यस, केरला के अंदर होता है, एक फोक आर्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। लेकिन हार्वेस्ट फेस्टिवल तो ये है, लेकिन साल में सिर्फ 1 बार होता है, 2 बार नहीं होता है। इसी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। इट इज एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल परफॉर्म बाय ट्रेन्ड आर्टिस्ट। ट्रेन्ड आर्टिस्ट होते हैं इसमें जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। ओनम की जो ओकेजन होता है उसके ऊपर ये एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, जिसमें जो परफॉर्मेंस होते हैं वो रंग बिरंगी ब्राइट येलो, रेड, ब्लैक डांस कलर की जो पोशाकें होती है वो डालते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स की जो बीट्स होती है उसके ऊपर डांस करते हैं। एंड दे लुक लाइक पेंटेड टाइगर्स, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई देते हैं। चलिए, यहां पे लिटरल मीनिंग की बात करी जाए अगर पुलिकलाई का, इसका मतलब है, पुलिकलाई का मतलब प्ले ऑफ द टाइगर्स है। इसका मतलब ये है प्ले ऑफ द टाइगर्स, ठीक है। इसी वजह से जो पूरी परफॉर्मेंस है ये टाइगर हंटिंग और उसी पूरे थीम के आसपास जो है वो चलती है। पुलिकलाई जो इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था काफी टाइम पहले, अराउंड 200 साल पहले, और तब से इसको यहां पर उत्साह से मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर या पिलर्स इज और आर इंक्लूडेड इन ईपीआई। अभी हमने एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स के बारे में देखा था, मैंने आपको बताया था कि इस पे एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर 4 पिलर्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और आपसे पूछा कि ये चारों क्या वही हैं या इसमें से कुछ अलग है। तो पॉलिसी को कंसिडर किया जाता है ईपीआई के अंदर, हो सकता है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट रेवेन्यू। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहां पे पॉलिसी को कंसीडर किया जाता है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को भी किया जाता है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को भी किया जाता है और साथ में ही बिजनेस इकोसिस्टम को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। लेकिन रेवेन्यू का कोई नामो निशान इसमें नहीं है। तो पहले 3 जो पिलर्स हैं वो आपके करेक्ट है। आंसर इसी वजह से हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर जो ईपीआई के अंदर हम कंसीडर करते हैं। तो ये यहां पे 4 पिलर्स हमने डिस्कस किए थे, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इनके वेट्स जो है वो भी दिए गए हैं। जैसे पॉलिसी का जो वेट है 20% है, 40% बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम 20% एंड देन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। मोस्ट इंडियन स्टेट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन एरियाज के अंदर काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम कोस्टल स्टेट्स की बात करते हैं, ऐसे स्टेट्स जो आपकी कोस्टल लाइंस पे फॉल करते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, देन नीचे केरला है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर स्टेट्स की बात करी जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो अब तक टॉप पोजीशन इन्होंने होल्ड करी है, जिसमें गुजरात टॉप पर है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है और उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। अगर हम लैंडलॉक्ड स्टेट्स की बात करते हैं, देखिए एक्सपोर्ट के मामले में जो शिप के थ्रू माल जाता है आपका, वो तो आपके जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं उनको बेचने में आसानी होती है। लेकिन लैंडलॉक्ड स्टेट जैसे हैं, जैसे कि हमारा हरियाणा है, यहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं उनको बेचने में थोड़ी सी परेशानी होती है। यहाँ पे राजस्थान की बात करी जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस आई है अब तक राजस्थान की। अगर लैंडलॉक्ड स्टेट्स की बात करते हैं उसके बाद आता है तेलंगाना और उसके बाद आया है हरियाणा का नंबर। तो ये स्टेट्स की जो जानकारी ये भी आपको होनी चाहिए कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कोस्टल स्टेट्स के अंदर कौन अच्छा कर रहा है। जैसे अभी हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक टॉप पोजीशन पे आया है, उसके बाद त्रिपुरा एंड देन फाइनली हिमाचल प्रदेश। यूटीज में मैं आपको दिल्ली के परफॉर्मेंस बेस्ट रही है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इनके अंदर ये जो पिलर्स हैं इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं ये इतने जरूरी नहीं है। मेंस के आंसर के अंदर अगर आपको याद रहते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज अगर आपको हेडिंग याद है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम तो कहीं ना कहीं बाकी के जो फैक्टर्स होंगे वो आप आंसर के अंदर लिख ही पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर 2 स्टेटमेंट्स है, वन बाय वन देखते हैं।
पहली कहती है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज अनाउंस्ड 7 न्यू सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 7 नए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सर्कल्स हैं उनको अनाउंस किया है। सेकंड, हम्पी सिटी इन कर्नाटका। हम्पी सिटी जो कर्नाटका में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, is a place of international repute, hence Hampi mini circle has been converted into full-fledged circle। तो हम्पी सिटी जो कर्नाटका में है, क्योंकि उसका इंटरनेशनल रेपुटेशन काफी ज्यादा है, इसी वजह से उस मिनी सर्कल को फुल फ्लैश सर्कल के अंदर कन्वर्ट करने की बात करी गई है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 7 नए सर्कल्स अनाउंस किए, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश से लेके तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक काफी सारे सर्कल्स जो है यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, और ऑलरेडी 29 सर्कल्स जो थे वो पहले ही डिसाइड किए जा चुके थे। और हम्पी के बारे में बात करी जाए तो यस, इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन काफी ज्यादा है, इस वजह से इसको जो मिनी सर्कल बताया गया था अब इसे फुल फ्लैश सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो एक बार हम्पी सिटी को देख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज के बारे में बात करता है? क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ ईपीपीओ एंड डिजी लॉकर। ईपीपीओ और डिजी लॉकर के इंटीग्रेशन को लेकर यह क्वेश्चन है, पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है द सिस्टम विल एनेबल एनी पेंशनर टू ऑब्टेन एन इंस्टेंट प्रिंट आउट ऑफ द लेटेस्ट कॉपी ऑफ देयर पीपीओ। तो पेंशनर्स जो होंगे वो अपने लेटेस्ट कॉपी जो पीपीओ की होगी उसका प्रिंट आउट ले सकेंगे, क्योंकि ये डिजी लॉकर अकाउंट के साथ कनेक्ट रहेगा। हो सकता है इनिशिएटिव विल क्रिएट अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीपीओ इन द डिजी लॉकर। इसका एक रिकॉर्ड जो है वो भी डिजी लॉकर के अंदर सेव रहेगा, ये भी हो सकता है। दिस फैसिलिटी हैज बीन क्रिएटेड विद भविष्य सॉफ्टवेयर। तो भविष्य सॉफ्टवेयर को इसके अंदर यूज किया गया इस फैसिलिटी को बनाने के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर दैट इज DOPPW, इसने डिसाइड किया है कि ईपीपीओ दैट इज ई इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर को यहां पे हम लॉक करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डिजी लॉकर के साथ, ताकि ईज ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड करी जा सके पेंशनर्स को। तो यहाँ पे पेंशनर्स के पास ये फैसिलिटी रहेगी कि वो इसे प्रिंट आउट करवा सकेंगे, और डिजी लॉकर के अंदर उसकी जो कॉपी होगी वो भी सेव रहेगी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और भविष्य सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती हैं। तो बेसिकली डिजी लॉकर जो है वो एनहेंस करेगा लिविंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स, तो उनको काफी फायदा होने वाला है, एक फैसिलिटी जो है एक्स्ट्रा मिलने वाली है उनको थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ ईपीपीओ एंड डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के अंदर अभी तक हम सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रखा करते थे, यहां पर पीपीओ की जो एक इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है आपका, वो कॉपी भी चली जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, जो किरण हेल्पलाइन के ऊपर है। पूछा गया कि किस मिनिस्ट्री ने किरण हेल्पलाइन को स्टार्ट किया है, किस चीज के बारे में ये भी देखेंगे। क्या मिनिस्ट्री ऑफ विमेन ने किया है इसे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने? सोचिए क्या आंसर है। चलिए, तो किरण टोल फ्री नंबर जो है 1800-599-0019 स्टार्ट किया गया है। 27 अगस्त को किरण टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब किस लिए किया ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर मेंटल वेलबींग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। 13 लैंग्वेजेस के अंदर यहां पर टोल फ्री नंबर के ऊपर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिविएंट बिहेवियर होता है उसको प्रिवेंट करने के ऊपर, साइकोलॉजिकल क्राइसिस को रोकने के ऊपर, उसकी मैनेजमेंट करने के ऊपर, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करी जाएगी। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो 660 वॉलंटियर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे वो इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ एशिया के बारे में है। पूछा गया कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली कहती है इट विल बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो NDC TIA जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट लॉन्च करेगी, हो सकता है। द NDC TIA प्रोग्राम हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 4 years। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 4 साल का रहेगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम NDC TIA की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर बेसिकली जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा CO2 जो होती है और दूसरी हार्मफुल गैसेस निकलती है उसको कैसे डीकार्बनाइज किया जाए। कहां पे ये लॉन्च किया जा रहा है, बेसिकली इंडिया, वियतनाम, चाइना, ये एरियाज पे भी फोकस रहेगा इसका NDC TIA का। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है इन कंट्रीज के अंदर अडॉप्ट करी जाएगी। जो ड्यूरेशन रहेगा इसका 4 साल का रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन पहली गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं है, किसके द्वारा है, नीति आयोग के द्वारा। और इसी वजह से जो आंसर होता है हमारा डी हो जाता है यहाँ पर।
तो NDC-TIA के बारे में जैसे जैसे न्यूज़ आगे आती है हम देखेंगे इसके बारे में, जब नीति आयोग इसको अच्छे से लॉन्च कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एस्ट्रोसेट के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एस्ट्रोसेट। अभी हुआ क्या है, देखिए, अ ग्लोबल टीम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने एक डिस्कवरी करी है। बेसिकली उन्होंने वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज जो हुआ करती थी उसको ढूंढ निकाला है यूजिंग एस्ट्रोसेट। इसी वजह से एस्ट्रोसेट न्यूज में था और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया। पहली स्टेटमेंट कहती है इसके बारे में, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सिंगल वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय इसरो। तो एक ही स्टेटमेंट में काफी सारे फैक्ट्स हैं। एक तो इंडिया का पहला डेडिकेटेड सिंगल वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है ये, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। हो सकता है इट वॉज लॉन्च थ्रू PSLV XL 2018। PSLV XL 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया, न्यूज में इस वजह से था क्योंकि एस्ट्रोसेट की वजह से ये एक अर्लीस्ट गैलेक्सी जो है उसका डिस्कवरी हुई है। तो यहाँ पे इज इट इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सिंगल वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप? तो स्पेस टेलीस्कोप तो है और पहला डेडिकेटेड है, बट इट इज मल्टी वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ नहीं है, मल्टी वेवलेंथ है, जिसको इसरो ने लॉन्च किया। इसी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि 3-4 फैक्ट्स के अंदर एक फैक्ट जो था स्टेटमेंट के अंदर वो गलत था। लॉन्च कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? PSLV XL के द्वारा किया गया था, लेकिन 2015 में लॉन्च किया गया था। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। एस्ट्रोसेट को देख सकते हैं, इसमें जो बेसिकली 5 टेलीस्कोप्स हैं एस्ट्रोसेट के। सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप लगा हुआ है इसमें, कैडमियम जिंक का भी टेलीस्कोप है, देन स्काई मॉनिटर है इसके अंदर, UV इमेजिंग टेलीस्कोप भी इसके अंदर लगा हुआ है, अलॉन्ग विद द लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको लेकर कौन सी गलत है। पहली कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो। क्या आपने न्यूज में पढ़ा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका को फ्री ऑफ पोलियो डिक्लेयर कर दिया? हो सकता है नो केसेस हैड अकर्ड ऑन द कॉन्टिनेंट फॉर द पास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में कोई भी केस इस कॉन्टिनेंट पे नहीं देखा गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर न्यूज थी, न्यूज ऑन AIR.nic.in वेबसाइट पे दी हुई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अफ्रीका को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिया गया था वो ये था कि पिछले 4 सालों के अंदर कोई भी केस यहाँ से नहीं निकला है, इसी वजह से इसको पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया है। WHO ने कहा है कि पोलियो वायरस जो है अब वो स्मॉल पॉक्स जैसा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका में दोनों ही वाइप आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, जो ये मैप है, वाइल्ड पोलियो वायरस अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी भी अवेलेबल है, और जो वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है वो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। जो इंडिया है वो ऑलरेडी फ्री हो चुका है, हमने न्यूज में डिस्कस भी किया था। चलते हैं रिवीजन की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देखेंगे और विनर ऑफ द डे को भी डिसाइड करेंगे। 2 मिनट के अंदर अब रिवाइज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, DRDO की लैब्स के जो चार्टर है, ड्यूटी चार्टर, उसको चेंज किया जा रहा है ताकि जो लैब्स है अच्छे से काम कर सके। ऐसा नहीं हो कि 2 लैब के अंदर एक जैसी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन जो होगा वो इंक्रीज किया जाएगा ताकि नई चीजें बनाई जा सके और ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके, ना कि ओवरलैपिंग के साथ। ये जो आइडिया है बेसिकली फॉर्मुलेशन का कमेटी का, ये जी सतीश रेड्डी जी बना रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के DDRD के सेक्रेटरी रह चुके हैं और चेयरमैन है DRDO के। ध्यान रखिएगा, वी राम गोपाल राव जो है वो यहाँ पे डायरेक्टर IIT के जो है वो इसके हेड रहेंगे कमेटी के, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, सेकंड क्वेश्चन, जो कि EPI को लेकर था। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लेकर कौन लेके आ रहा है? इसे नीति आयोग लेके आएगा। किसके साथ लेके आ रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपेटिटिवनेस के साथ। दोनों मिलकर रिलीज कर रहे हैं। इसके अंदर दिल्ली का परफॉर्मेंस UTs के मामले में सबसे अच्छा रहा था और हमने वेरियस स्टेट्स की परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन नंबर 4 में देखी थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पुलकलई के बारे में था। बेसिकली क्या होता है, टाइगर हंटिंग को एक थीम होता है इसके अंदर लिया जाता है। जो वेरियस परफॉर्मर्स होते हैं वो टाइगर जैसा गेटअप लेके आते हैं, ब्राइट कलर की जो पोशाकें होती हैं वो डाली जाती है और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डांस किया जाता है। ये एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ओनम के टाइम पर केरला के अंदर। ध्यान रखिएगा, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट जो है काफी फेमस है इसके लिए, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था EPI के बारे में। 4 पिलर्स हमने इसके देखे थे, जिसमें पॉलिसी, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी था, इसकी हमने वेटेज के बारे में भी देखा था, देन साथ में बिजनेस इकोसिस्टम भी था। हमने वेरियस स्टेट्स की जो परफॉर्मेंस थी उसके बारे में भी यहाँ पे देखा था। इसके बाद हमने देखा था सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे मिनी सर्कल हम्पी सिटी का जो हुआ करता था उसको मेजर सर्कल बना दिया गया है और साथ में 7 नए सर्कल जो है वो भी अभी लेके आए हैं। देन इसके बाद नया डिस्कशन हमने किया था नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6।
जो कि ईपीपीओ डिजी लॉकर को इंटीग्रेट करने को लेकर था। ये जो सिस्टम है इससे क्या होगा, डिजी लॉकर के अंदर जो प्रूफ होता है पेमेंट का वो भी जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने आप वहां पर जो है चले जाएंगे। इसके अलावा भविष्य सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज करते हुए इसे बनाया गया है। बेसिकली इंटीग्रेशन का जो काम होगा वो इसके थ्रू करा जाएगा। देन हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि किरण हेल्पलाइन को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इसको लेके आई थी, जिसके अंदर जो 1800-599-0019 का जो एक टोल फ्री नंबर है वो दिया जाएगा, ताकि जो मेंटल हेल्थ है रिहेबिलिटेशन उसके ऊपर काम किया जा सके। जहां पर भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करना है 13 लैंग्वेजेस के अंदर वो प्रोवाइड किया जाएगा। 660 वॉलंटियर्स जो है वो भी इसको बैकअप करेंगे। साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर बेसिकली ध्यान दिया जाएगा। फिर हमने NDC-TIE के बारे में देखा था, नीति आयोग इसको लेके आया है और यहाँ पे 4 साल का ड्यूरेशन जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है इसके अंदर। देन इसको लेकर हमने कुछ और चीजें डिस्कस करी थी कि बेसिकली डीकार्बनाइजेशन किया जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस्ट्रोसैट को लेकर था। नया यहाँ पे गैलेक्सी जो है वो डिस्कवर करी गई है और यहाँ पे इसरो इसको लेके आया था। फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप था ये, 2015 में PSLV एक्सेल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे हमारे जो इसके वेरियस टेलीस्कोप्स थे उसके नाम भी हमने देखे थे। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था कि अफ्रीका को फ्री ऑफ पोलियो जो है वो बता दिया गया है। एट द सेम टाइम 4 साल में कोई भी केस वहां से नहीं निकला, इसके बारे में बात करी गई थी। तो हमने इसको मैप के ऊपर भी देखा था किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे हमारी रिवीजन जो है वो भी कंप्लीट होती है। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दीजिएगा। अब हम जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको देखते हैं और विनर ऑफ द डे को देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं एक बार। तो जिसका आंसर आपको करना है, बोंडा ट्राइब्स की लोकेशन के बारे में बताइएगा। कल हमने डिस्कस किया था कि किस पर्टिकुलर स्टेट में ये बोंडा ट्राइब जो है वो रहती है, उसके बारे में मुझे बताइएगा। एग्जांपल मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि वहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन की जो डाइवर्सिटी है वो मिलती है। लास्ट टाइम हमने सुपर ऐप के बारे में क्वेश्चन पूछा था, योगेंद्र कुमार शुक्ला ने करेक्ट आंसर किया। योगेंद्र, आप हमें मेल करके बता दीजिएगा netmockprep@gmail.com पे कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। और यहाँ पे एक बार मार्क्स देख लेते हैं। अगर 6 से कम स्कोर अगर आपने किया है तो आप इसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 6 या 6 से ज्यादा स्कोर किया है तो आपको दोबारा से इमीडिएटली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 24 आवर्स के बाद इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो समवेयर बिटवीन 0 to 5 अगर आपने स्कोर किया है तो आप इसे इमीडिएटली रिवाइज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जितना भी आपने स्कोर किया उसको लिख दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कोई भी आपका डाउट है तो वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।